So welcome to the another video in this PYQ series on the UGC NET exam. So in this video we will be discussing the question papers from 2019 and we will go through each and every question and I will try my level best to explain you each and every answer and what will be my take and how I will tackle that question. So yes, so we will be starting this video. Thank you for your support for the previous videos. I will be making this video series we will be continuing for 2020 PYQ, 2021 PYQ, and 2022, 2023. So you will get each and every PYQ. I will try to make as much. I will try to content as much question, as much paper of the years as I can. So yeah. So we will be starting with the question number one. So this is the very first question, which is there is a quote that is human dignity is the quintessence of human rights, and it has been asked that which judge has given this quote. So the first option is Justice V.R. Krishna Iyer, second is Justice J.S. Verma, third is Kuldeep Singh, and the fourth one is Justice Rangnath Mishra. So the answer to this question is Justice J.S. Verma, and he has written this statement in the landmark case of Chairman Railway Board versus Chandrima Das 2000. Justice Verma explicitly stated that human dignity is the core of fundamental rights under the Indian Constitution. So ये क्वेश्चन तो बेसिकली सिर्फ याद रखने वाला है और दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोर्ट अगर आप किसी एग्जाम में अगर आपके सामने आ जाती है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, अनलेस एंड अनटिल एक पूरा पैरा नहीं आ रहा तो आप बता पाए कि वो किस जजमेंट से है या फिर किस जज की है। तो अगर आपका जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अनटिल एंड अनलेस आपको बिल्कुल क्लियर कट पता नहीं है। एंड अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है देन यू शुड गो बाय योर गट्स। तो इसका मतलब पता करने का कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी। So we will be moving on to the next question. So this question is basically from Indian Contract Act and it has some of the landmark judgments from the Indian Contract Act 1872, जिसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष है, दैट इज रिलेटेड टू द माइनर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिशर वर्सेस बेल, दिस केस इज रिलेटेड टू इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनविटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शोरूम में घुसते हो और वहां पर किसी आइटम पे कोई प्राइस टैग लगा हुआ है तो दैट इज इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू प्रपोज। ठीक है, सेकंड केस इज हार्वी वर्सेस फेसी, दैट इज रिलेटेड टू कोटेशंस ऑफ प्राइसेस। Third is Mohri Biwi versus Dharamdas Ghosh. This is one of the most important and landmark cases in the Indian Contract Act. It deals with the minor's contract and it says that an contract with a minor is void ab initio. And last one is related to the privity of contract. Privity of contract की डॉक्ट्राइन है उसको अकॉर्डिंग अगर जो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में बाइंडिंग है तो वो उन दो लोगों के बीच में ही रहेगा, थर्ड पार्टी उसमें इंडल्ज नहीं हो सकती है, किसी चीज के लिए लायबल नहीं हो सकती है। तो डनलप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी केस इज रिलेटेड टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लैंडमार्क केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्ट में लैंडमार्क केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस तरीके के जितने भी लॉज हैं उनमें लैंडमार्क केसेस है और ऑलमोस्ट उनके हर सेक्शन से रिलेटेड कोई लैंडमार्क केस है। तो वी शुड मेक अ नोटबुक और उसमें ये सारे के सारे केस लॉज हमें लिखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ये पूछे जाते हैं। सो आई विल मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव written the answer to this question and explanation is also there। ये आप बस एक बार गो थ्रू कर लो, ये कोई इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। बस दिस इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि इट फॉल्स इन द डिफिकल्ट कैटेगरी, जो कि वहां पर होता है ताकि जो पेपर है उसका कुछ वेटेज रहे, उसका एक प्रेशर रहे।
और आप इसके एक्सप्लेनेशन से इसको गो थ्रू कर सकते हैं, एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is an important question from the point of view of directive principle of state policy. डीपीएसपी आप लोगों को पता है कि वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे फोर फादर्स ने एनश्राइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एनफोर्सेबल तो नहीं है, बट दैट एवरी गवर्नमेंट विच इज देयर शुड डू समथिंग विद दीज. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड विच इज सेट बाय फोर फादर्स फॉर फ्यूचर लीडर्स टू कम एंड इम्प्लीमेंट. तो इसमें क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू अडॉप्ट द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी and improvisatistic policy. Which of the following article declares the above? तो इसमें पहला है आर्टिकल 15(1)(a) that is related to citizens duty to protect environment. दूसरा है आर्टिकल 38 which is indeed the right answer to this question, because इसमें एक सोशल ऑर्डर दिया है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात की गई है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की गई है, और इम्प्रोविनिस्टिक पॉलिसीज मेंशन है, लाइक मिनिमाइज इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए, इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होने के लिए. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 48A is deals with environment and wildlife, and article 37 clarifies that directive principles are unenforceable but fundamental in governance. So I hope this is clear. So now we will move on to the next question. So this is another important question which is from National Green Tribunal. The question is, preamble of the National Green Tribunal Act does not mention about. ठीक है. तो A option is Johannesburg Conference, option B is Rio Conference, option C is Article 21 of the Constitution of India, and option D is Stockholm. तो इसमें the correct answer is that it does not mention Johannesburg Conference, though it is focused on sustainable development but was not directly tied to NGT's founding principle. Article 21, as we all know, is one of the most important and widely interpreted article of the Indian Constitution. So it is included, Rio Conference is included, and Stockholm Conference is included. Stockholm Declaration, so basically we all know that it is the Magna Carta of the environmental law. So yeah, so I think I have explained it. Rest you can read. So we will move on to the next question. So here what we see is another question which is related to the chronology of the cases. भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, और ये इसीलिए डाला गया है ताकि लोग इसको अटेम्प्ट ना करें. अगर आपको इसके सारे राइट आंसर्स पता हैं देन इट इज वेरी गुड, बट मोस्टली मेरे को लगता नहीं कि इसके सारे आंसर पता होना इतना इजी है. तो ये क्वेश्चन वेरी हार्ड है, और इसको आप, बिकॉज यूजीसी नेट जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप इसको तुक्के से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं. बाकी इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं. तो मे बी अगली बार अगर इस तरीके का क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको इनमें तो कोई ऑप्शन दिख जाए तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर और इसको अटेम्प्ट करना इट्स नॉट इजी. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So what we see here is the question which is related to the personal law, the Muslim law. The question is, under Muslim law, marriage with a woman whose husband is alive is void. तो ये बहुत easy है. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में 2018 का जो PYQ का उसमें भी एक हिंट दी थी कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उसके पार्ट 1 में आप देखेंगे, उनमें मैरिज का पोर्शन, डाइवोर्स का पोर्शन, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ग्राउंड ऑफ मैरिजेस, इररिवोकेबल मैरिजेस, वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस, ये सारे ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में इसको कवर भी किया है, और आपको इसके सारे ग्राउंड्स लिखकर याद करने पड़ेंगे. इसका कोई और तरीका नहीं है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें सिंपल सिंपल आंसर है, द आंसर इज वॉइड. सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी एक्सप्लेनेशन लिखी है. So we can move on to the next question. Now another question from the IPC, that is for matching the section. So इसका तो कोई explanation है ही नहीं, सीधे सीधे sections मैंने सामने लिख दिए हैं. याद करने वाली चीज है, रिमेम्बर करने वाली चीज है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाउ जितना पॉसिबल हो सके आपको BNS के सेक्शंस याद करने हैं. ठीक है, क्योंकि अब कोशिश मेरे को लगता है कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी फ्रॉम BNS. So this is the only advice which I want to give to you in the case of IPC and matching section.
So we will move on to the next question. So this question is related to AFRE. AFRE के दो essential ingredient है, that is that there should be more than one person, यानी कि दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए. Second is that fighting should take place in public. It should not be in some private place. तो ये दो एसेंशियल है इंपॉर्टेंट, और इसके अकॉर्डिंगली आप इस आंसर को देख सकते हैं. एफ कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाला सेक्शन नहीं है. जो एसेंशियल थे वो मैंने आपको बता भी दिए और लिख भी दिए. सो उन एसेंशियल्स के अकॉर्डिंगली इसका आंसर बी हो जाएगा, दैट इज 2 and 3 आर करेक्ट. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर व्हाट वी सी इज द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, और इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, that law and morality are complementary and supplementary to each other. Which of the following jurist asserts this? चार ऑप्शन है. लॉ एंड मोरालिटी की बात है, चार ऑप्शन है, जॉन ऑस्टिन, हान कैल्सन, एच एल हार्ट और डेवलिन. अब जब भी लॉ एंड मोरालिटी की बात आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो हमें एक अंदाजा लगाना चाहिए कि जॉन ऑस्टिन, हैन कैल्सन और एच एल हार्ट ने प्योर थ्योरी दी है, और जॉन ऑस्टिन भी लॉ एंड मोरालिटी को अलग रखते हैं. सेम इज द केस विद एच एल हार्ट, बिकॉज ये तीनों जो हैं, दीज थ्री बिलोंग्स टू द इंपेरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिनका मोटा मोटा जो चीज है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि लॉ एंड मोरालिटी आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, और दोनों अलग ही रहें तो बेहतर है अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, द थॉट ऑफ स्कूल, दैट इज एनालिटिकल स्कूल. तो अगर हम इससे अंदाजा लगाते हैं तो इसका आंसर डेवलिन हो सकता है, और इसका आंसर डेवलिन है भी. ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा रिड्यूस करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर हमें सही आंसर नहीं भी पता है तो भी. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंसेस. अच्छा, टॉट में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला, I have told in the earlier videos that you should know the case laws because it is all written. It depends. The law of torts depend upon case laws only. ठीक है, तो केस लॉज तो आपको याद रखने ही रखने हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है इसमें प्राइवेट डिफेंसेस, वैलिड डिफेंसेस का. ठीक है, जितने भी डिफेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी. ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर दे देता हूँ. इसका आंसर है डी, एक्स डोलो मेलो नॉन ऑरिटर एक्शियो, जो बेसिकली बोलता है कि लीगल मैक्सिम रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, नॉट इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसका मतलब है दैट इट बार्स क्लेम बेस्ड ऑन इलीगल और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट. ठीक है, इसका लॉ ऑफ टॉर्ट से लेना देना कुछ नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी द डिफेंसेस which is there in the law of torts. So here are the list of defenses which is there in the law of torts. मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले है लॉफुल जस्टिफिकेशन का डिफेंस, जिसमें आता है आपका वॉलेंटाइर नॉन फिट इंजूरिया. इसमें क्या होता है कि अगर आप खुद से किसी एक्ट के लिए परमिशन देते हैं तो फिर आप डिफेंस नहीं ले सकते कि हमारी कंसेंट नहीं थी. और इसका बहुत इजी एग्जांपल है, दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और आपके सर पे बॉल आकर लग जाती है, तो आप केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव कंसेंटेड टू सिट टू वॉच दैट मैच. तो इसमें जो डिफेंस रहेगा वो वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरिया का रहेगा, कि आप खुद ही उस स्पोर्ट्स की तरफ गए, खुद आपने टिकट खरीदा है, तो आपको आप उस सामने वाले को अगर वो बॉल हिट करती है तो आप उसको लायबिल नहीं कर सकते हैं. दूसरा है नेसेसिटी. नेसेसिटी बेसिकली मतलब किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा हार्म किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज्यादा फायर लगने वाली है और बहुत ज्यादा पेड़ हैं जिसमें आग लग सकती है, तो पर आ कुछ पेड़ों को बीच में से काट दिया जाता है. ठीक है, ताकि वो आग जो है वो ज्यादा दूर तक ना फैले. तो इससे कुछ पेड़ तो डिस्ट्रॉय होंगे, जलेंगे नेचुरली, लेकिन ज्यादा नुकसान होने से बच जाएगा. तो ये डिफेंस है, इसको कहते हैं हम नेसेसिटी. थर्ड इज प्राइवेट डिफेंस, दैट इज एक रीजनेबल फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए. जाहिर सी बात है, अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस में, या आप पे अटैक कर रहा है या आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक किया जा सकता है. दिस इज अ प्राइवेट डिफेंस. देन आता है आपका एक्ट ऑफ गॉड, जिसको विज मेजर भी कहते हैं. एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली बिजली गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, जो कि
मैन मेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो इंसान के हाथ का नहीं है, ठीक है। तो उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट में एज अ डिफेंस काम करेगा। अगर कहीं बिजली गिर जाती है, उसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है, या फिर कोई किसी प्रकार की कोई टॉर्ट हो जाता है बिजली गिरने की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से, तो ये एक वैलिड डिफेंस रहेगा, ठीक है। इन इवाइटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसको इवाइट करना हमारे बस की बात नहीं है, जो होना ही होना है डिस्पाइट। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, डिस्पाइट रीजनेबल केयर हैज बीन टेकन। तो अगर हमने रीजनेबल केयर ले लिया है, उसके बाद कोई इनइवाइटेबल एक्सीडेंट होता है, तो इट विल बी अ वैलिड डिफेंस। और अगला है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई एक्ट बाय लॉ ही परमिट किया गया है, ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है, किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट करने जाती है, और उसमें थोड़ी हाथापाई हो जाती है, तो देन वो बंदा पुलिस के ऊपर केस नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज परमिटेड बाय द एक्ट। उसके बाद नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि नेग्लिजेंस तो हुई है, लेकिन उसमें जो प्लेंटिव है उसका भी कुछ कंडक्ट ऐसा था जिसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड नेग्लिजेंस। तो ठीक है, इसके बाद मिस्टेक। मिस्टेक आप कई सारे क्वेश्चंस में देखेंगे भी कि मिस्टेक को एक वैलिड डिफेंस नहीं माना जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट में, अनलेस इसमें एक नेग्लेक्ट, इंटेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर दिया जाए, जब तक ये एक तरीके से डिफेंस नहीं बनता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं विच इज नॉट अ वैलिड डिफेंस, और उसमें नॉट के केस में मिस्टेक लिखा हुआ होता है, तो लोग मिस्टेक को ही टिक करते हैं, क्योंकि ये माना गया है मिस्टेक इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। एंड लास्ट इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी के एक्ट से कोई कॉज हो जाता है या कोई चीज हो जाती है, तो उसको भी एक वैलिड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट माना गया है। तो ये एक मैंने बहुत हल्की सी झलक दी है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए हो सकता है मे बी लेटर ऑन आई कैन मेक अ होल वीडियो विच इज डेडिकेटेड टू द टॉट, टू द डिफेंसेस इन द टॉट, विद मोर एग्जांपल्स, जो कि और आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अभी के लिए इस क्वेश्चंस को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड आई हैव मेड माय पॉइंट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now again, this question is also related to the Competition Act 2002. The question is, choose the correct section of the Competition Act which provides that no enterprise shall abuse its dominant position. तो इसका आंसर सेक्शन 4 है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन एक्ट कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसका आदमी एक एक सेक्शन जाके रटेगा, बिकॉज द रीजन बीइंग दैट इसकी वेटेज बहुत कम होती है। तो ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन, ये सेक्शन मेंशन कर दिया है, तो इसको और इसके आसपास की जो सेक्शंस को आप एक बार सरसरी नजर घुमा सकते हैं, उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला ये क्वेश्चन है नहीं। सो वी विल आल्सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज फ्रॉम द इमरजेंसी पार्ट। ठीक है, 252, 352 से लेके 360 तक वी हैव इमरजेंसी। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आप ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपने ढंग से पढ़ा है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप इसका पहला पॉइंट पढ़िए, आर्टिकल 353 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 352, 353 ये यूजुअली लोगों को याद रहता है, तो दिस इज करेक्ट। नाउ व्हेन यू विल रीड सेकंड ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 354 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इनकम जनरेटिंग पावर ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आई डोंट थिंक किसी ने भी ये चीज पढ़ी होगी, और ये बहुत अटपटी चीज है यहाँ पर, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो यानी कि हमारे दो ऑप्शन ए और सी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचते हैं बी और डी। तो यानी कि हम अब तीसरा पढ़ते हैं। द आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबिलियन। तो ये करेक्ट है। चौथा हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद imposition of emergency during local disturbance by militant और terrorist। तो ये इस प्रकार की लैंग्वेज कहीं भी आपने अगर एक आध बार भी जो इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस है वो पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसी लैंग्वेज कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है अंडर आर्टिकल 356। तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन डील्स विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू हैव टू नो द एग्जैक्ट प्रोविजन। दैट्स व्हाट मेक दिस क्वेश्चन अ बिट हार्ड, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, बिकॉज देयर इज नॉट more thing to explain which I can explain. So the answer is doing anything which has the effect of putting goods in possession of legal representatives of the seller.
which it constitute delivery. So this is as easy क्योंकि ज्यादातर तो almost mention ही है. So we will move on to the next question. So this is the question which is related to the federal nature of the USA. The question is the essential characteristics of federation in USA are first, supremacy of the constitution. This is true. Second, distribution of power among the various organs of the federation and of regional units of the federation by the provisions of the constitution, which is also true. Third is judicial review or enforcement of that supreme constitution as law. Judicial review is also there in the US. And last one is rule of law. So rule of law is also important thing which is also there, but it is not specifically mentioned when it comes to the फेडरेशन इन यूएसए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो हम फेडरल चीज की बात कर रहे हैं ना, फेडरेशन की बात कर रहे हैं. तो फेडरल रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द नीड ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 नहीं हो सकता है, और एनटीए ने भी 4 ऑप्शन नहीं माना है. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 3 only. So I hope I've explained. So we will move on to the next question. So this question is related to the IPR, intellectual property rights. The question is arrange the provisions of Trademark Act 1999 in the chronological order, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हार्ड क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता आप नहीं दे सकते हैं. तो मैंने इसके प्रोविजंस लिख दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड ऊपर नीचे के प्रोविजंस को याद कर सकते हैं. ठीक है, नॉट ओनली ट्रेडमार्क एक्ट, आपको जितनी भी चीजें आईपीआर के अंदर आती हैं, चाहे वो जोग्राफिकल इंडिकेशन हो, चाहे वो आपके पेटेंट हो, चाहे वो आपका कॉपीराइट हो, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो आपको याद रखने ही रखने हैं. और एक चीज मैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो भी चीज उसको डिफाइन कर रही हो, जैसे कि पेटेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कॉपीराइट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कॉपीराइट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कौन कॉपीराइट कर सकता है, कौन कॉपीराइट नहीं कर सकता, सेम इज द केस विद पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एंड ऑल. तो ये आपको थोड़े बहुत याद रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं के आसपास से ही सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं. क्योंकि ये यूजीसी नेट में आईपीआर जो है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है. तो ऐसे में ज्यादा अंदर डीपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जैसे ये है. और अगर ज्यादा डीपर क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर उसको कोई भी आंसर नहीं कर सकता, उसमें तुक्के के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है. आई होप दिस इज क्लियर. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन दैट इज द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ. रीड करते हैं. सब्जेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ जस्ट कोजेंस लोकल कस्टमरी लॉ कैन सप्लीमेंट और डेरोगेट फ्रॉम जनरल कस्टम. यस. Second is international law does not recognize the concept of local system, which is absolutely wrong. तो इसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने और ज्यादा लिखी है यहाँ पर. ठीक है, तो अब इसके आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन जो है वो रॉन्ग हो चुका है. तो उसका आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो उसको इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक की जरूरत है. ठीक है, बट फिर भी इसकी और एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन सो यू कैन रीड. बट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question from IPC, now BNS, जो कि एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन से है बेसिकली. A in India instigate B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. तो इसमें ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज द अबेटिंग ऑफ मर्डर. और इसमें ये चीज, इस तरीके के क्वेश्चन में ये चीज अच्छे से पढ़ लेनी है कि हमें पूछा किसका गया है. यहाँ पर पूछा है ए इज गिल्टी ऑफ. तो ए किस चीज का गिल्टी है, ये तो सिंपल सा सीधा सीधा दिख रहा है कि ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द मर्डर. मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है कि आईपीसी अब आप जब भी पढ़ेंगे तो यू शुड आल्सो रीड बीएनएस. बीएनएस के प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अबेटिंग टू मर्डर किससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन होता है, अब क्रिमिनल कंस्पिरेसी का कौन सा सेक्शन है, कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर का कौन सा सेक्शन है. तो इस प्रकार से आपको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट पूरी आईपीसी ही इंपॉर्टेंट है तो पूरी बीएनएस ही इंपॉर्टेंट है. तो अब आपको न्यू सेक्शंस पता होने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछा जाए जिसमें सीधा सीधा प्रोविजन नहीं पूछा गया, बल्कि एक सिचुएशन दी गई, एक इलस्ट्रेशन दी गई है. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, मैं नहीं कह रहा सारे अमेंडमेंट्स आपको याद करने हैं, बट रिसेंट तो आपको सारे ही पता होने चाहिए.
और पास्ट में जैसे कि 24th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पंचायती राज कब आया, उसके बाद के अमेंडमेंट 92nd, 93rd, जितने भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी एक आपको अंदाजा ऑलमोस्ट हर अमेंडमेंट का होना चाहिए, जिसकी आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपको याद रखने हैं। सेम एक चीज मैं और बता देता हूं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि जो जैसे कि इसमें सेक्शन पूछा गया है 371F, जो भी स्पेशल प्रोविजंस के क्वेश्चन है, ठीक है, 7-8 है, वो 7-8 के 7-8 मिजोरम कब बना, मेघालय कब बना, सिक्किम कब बना, जितना कौन से सेक्शन में ये फॉल करता है, तो वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट की एक ओवरऑल आपके बैक एंड में दिमाग में चलनी चाहिए, ताकि आप उससे एलिमिनेशन का मेथड भी यूज कर सकें। बट these are very important, जो आपको याद होने ही चाहिए। Having said that, I will move on to the next question. So this is a question from jurisprudence. Who among the following said that there is in essence, no difference between legal personality of a company and that of an individual? तो इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो मैटलैंड एंड कैल्सन है। इसी के साथ मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी जुरिस्प्रूडेंस है, जुरिस्प्रूडेंस में सारे स्कूल ऑफ थॉट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके जूरिस्टों की कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको डिकोड आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाता है जब आप जुरिस्प्रूडेंस में ऑथर्स और जूरिस्ट को पढ़ लेते हैं कि कौन सा एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग कर रहा है, कौन हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग कर रहा है, तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के एलिमिनेट कर लेते हैं। सेम इज द केस विद पर्सनैलिटी हो, चाहे वो राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड हो, ओनरशिप और पोजीशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ये 3-4 पॉइंट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बाहर के हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके आपके कुछ प्रोपोनेंट्स को याद करना बहुत जरूरी होती है। जैसे हॉलफीडियन प्रिंसिपल है, तो उसमें राइट एंड ड्यूटीज एंड दिस एंड दैट, तो उससे एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से मोटी मोटी ये चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आई विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज, आई हैव अ लिस्ट, बट इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन डिफरेंट केस लॉज, कॉन्सेप्ट्स, ईडियम्स, डिफरेंट तरीके की मैगजिम्स हैं। तो फिर भी आपको जितने क्वेश्चंस में मिलते जा रहे हैं, आपको अपनी नोटबुक में उसको नोट करते जाना है, क्योंकि मोस्टली तो इनमें कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो देन वी विल सी। So now we will move on to the next question. So this is another question of chronology. ये एक स्टैंडर्ड को टफ करने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्योंकि आई हैव टोल्ड इन दी अर्लियर वीडियोस और अर्लियर क्वेश्चन आल्सो कि एनवायरमेंटल लॉ में आपके, या एनवायरमेंटल लॉ हो या आईपीआर हो, जो भी स्पेशल एक्ट्स होते हैं उसमें, और एनवायरमेंटल लॉ खास करके अब इतना पूछा जाता है कि इसके जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मॉन्टेविडियो, ये वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेंशन आर दियर, बेसिल कन्वेंशन है, कोई कन्वेंशन किसी चीज को डील कर रही है, तो मोटी मोटी जो कन्वेंशंस हैं उनके जो ईयर हैं वो नेचुरली भी याद हो जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट की फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। सो एनवायरमेंटल लॉ का तो ये हकीकत है कि क्रोनोलॉजी कोई ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत इजी है, और ये आपको याद भी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का एक ये क्वेश्चन है जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दी आंसर, बिकॉज इस पे सिर्फ आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो इसको याद रखने की कोशिश करना, और इसके अलावा भी आगे पीछे की जितनी भी है उनको भी याद रखना। एनवायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं स्पेशल लॉज में से, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन। सो ये सेम क्वेश्चन है, अभी पीछे भी आया था, तो इसी बार ये दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है ट्रस्टी डोसोन टॉट, विच इज नॉट अ गुड डिफेंस। बाकी तीन तो आई डिस्कस्ड इन डिटेल इन द क्वेश्चन, सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इट मोर हियर। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन फ्रॉम द मुस्लिम लॉ, जैसे कि इसमें कुछ शब्द पता होने चाहिए हमें मोटे मोटे, उनमें से एक मूशा भी है। मूशा कहते हैं कि अगर ये डॉक्ट्राइन जब वर्क करती है कि बेसिकली अगर कोई मुस्लिम विदाउट डूइंग एनी विल मर जाता है, तो उसकी विल जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज देयर इन द मुस्लिम लॉ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा, ठीक है। तो ये इजी है। इसके अलावा विल हिबा कहते हैं गिफ्ट को,
और भी कई सारे, जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल लॉज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टर्म्स रिलेटेड हैं, जो केस लॉज रिलेटेड है टू द मैरिज, टू द डाइवोर्स, व्हाट इज वॉइड मैरिज, व्हाट इज रेगुलर मैरिज। तो ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल लॉ से इसी से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आते हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा, लिखी हुई भी है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी, एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देख लीजिए, जैसे मैंने बोला था, इसमें हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, जितने भी पर्सनल लॉज पूछे जाते हैं, तो उसके जो क्वेश्चन हैं वो जो इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज क्या होंगी, एज ऑफ मैरिज किसमें है, मोनोगेमी किसमें डिफाइंड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कहाँ पर है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा स्मॉल एक्ट है, और पर्सनल लॉ कहीं भी पूछा जाए, इवन जुडिशरी में पूछा जाए या किसी और एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तो भी मोस्टली 70% क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से आते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, छोटे छोटे एक्ट हैं, इनका आपको डायरेक्ट उठा के फ्रंट पेजेस, एटलीस्ट सेक्शन का जो मोटी मोटी चीज है कि कौन सा सेक्शन किस चीज से डील करता है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो ही यू विल बी एबल टू आंसर द पर्सनल लॉस। इसका कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। So being said that, having said that, I will move on to the next question. This is one of the most important question. ठीक है? Which of the following could be considered to be advantages of legislation over precedent? अच्छा, this is vice versa also. I will not be explaining vice versa right now कि precedent के भी precedents जो होते हैं उनके भी कुछ advantages होते हैं upon legislation, but यहाँ पर तो यही पूछा है। तो इसमें पहली चीज आती है abrogative capability। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो इजीली रिपील कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं एग्जिस्टिंग लॉज को। जबकि प्रेसिडेंट जो है, वो कोई हायर कोर्ट जब कोई प्रेसिडेंट देगा तभी ओवर रूल होगा, तभी लोअर कोर्ट का डिसीजन ओवर रूल होगा। लेकिन और वो कब होगा, प्रेसिडेंट कब आएगा, जब कोई केस आएगा। तो ये एक बाउंड्री है कि केस आएगा तब प्रेसिडेंट आएगा, लेकिन लेजिस्लेशन में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। कोई चीज दिखेगी, कोई सोशल ऑर्डर खराब हो रहा है, कोई चीज खराब हो रही है, तो तुरंत लेजिस्लेटर जो है वो लॉ बना सकते हैं, वो किसी केस के आने का इंतजार नहीं करते हैं। दूसरी चीज है फोर नॉलेज। ठीक है, लॉज आर रिटन एंड पब्लिश्ड प्रोवाइडिंग क्लियर प्रायर नोटिस टू सिटीजन। जो लेजिस्लेशन है वो लिखित में है, लिखा हुआ है, सिटीजन अवेयर है उस लेजिस्लेशन को लेकर। अनलाइक जजमेंट्स जब आएंगी उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस हुई, ठीक है। तो वो जब आएंगी, कोई केस आएगा, अगेन वही वाली चीज है, तभी वो आएंगी, लेकिन रिटन है एंड दोज आर मेंशन्ड, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। थर्ड इज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, लॉज कैन बी डिजाइन टू अप्लाई ओनली टू फ्यूचर केसेस, ठीक है, जबकि हमारी आपकी डिसीजंस होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। फोर्थ इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, स्टैट्यूट जो है वो कोडिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिटन होते हैं, एक मेथड होता है। हालांकि आज के टाइम में तो प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी कोडिफाइड इंडिया में नहीं होती हैं जितनी उनको होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एडवांटेज, क्लियर एडवांटेज ऑफ द लेजिस्लेशन कि वो कोडिफाइड होती हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, और उनमें वेगनेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो दीज आर फोर एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन ओवर प्रेसिडेंट। बट ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर question only, so we will only go into this. Now we will move on to the next question. Another important question that is related to sedition. ये आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस टॉक्स अबाउट सिडिशन। बट नाउ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बीएनएस के अंडर अब सिडिशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है और नए सेक्शंस इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, उनका भी पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं अब बता देता हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट आया है कि न्यू अमेंडमेंट, नई चीजें जितनी इनकॉर्पोरेट की गई हैं वो भी आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, और जो चीजें हटाई गई हैं वो चीजें भी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 99% चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट्स हटा दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स
एड अप कर दिए गए हैं बीएनएस में। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एन important क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है, पहले आई विल रीड। द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू can declare a law passed by the parliament or state legislature as invalid on the grounds that, अब यहां पर हमें समझना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ही जो आने वाली स्टेटमेंट्स हैं हमें टेस्ट करनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब वी विल गो टू द ऑप्शंस। फर्स्ट, इट इज नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर विच पास द लॉ। तो पहले पॉइंट क्या है कि अगर वो लेजिस्लेशन को ही, लेजिस्लेशन की जो पावर है उससे ही बाहर जा रही है। फॉर एग्जांपल, कोई सब्जेक्ट है जो कि स्टेट ने उस पे लॉ बना दिया, लेकिन वो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ बी, इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स स्टिपुलेटेड इन पार्ट 3। आर्टिकल 13 हमारे पास है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारे पास है। Still, the point 2 is valid. The third is the legislature did not apply its mind, or it was prompted by some improper motive, or it was arbitrary or unreasonableness. ठीक है, although ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट स्टिल इट डज नॉट फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सो इसमें वी हैव आल्सो द केस ऑफ मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच आई हैव आल्सो मेंशन्ड। आप डीप में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो जो एनटीए ने इसका ऑप्शन माना है दैट इज ओनली 1 एंड 2। ठीक है, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, दिस क्वेश्चन। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So I don't think this question needs to be explained because explanation is given in there. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड अपॉइंटमेंट नहीं पूछे जाते, तो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड क्वेश्चन। बट स्टिल यू शुड नो, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के तो सारे प्रोविजन ऑलमोस्ट कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट 75% ऑफ द क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी, जुडिशियल रिव्यू, केस लॉज रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21, इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। गवर्नर, स्टेट, प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मनी बिल, प्रोसीजर। तो मोस्टली क्वेश्चन 75% इसी में से पूछे जाते हैं, जो कि रोजमर्रा के मतलब एक तरीके से पूछी जाने वाली चीजें हैं या पढ़ी जाने वाली चीजें हैं। बट कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये हार्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस। सो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is an interesting question and I will tell you that how I am going to tackle this question. इसमें हमें पता करना है करेक्ट कौन कौन से एक्सप्लेनेशन है। अब पहला जो है, चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर डील्स विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये मेरे को नहीं पता सही है कि गलत है, तो आई विल रीड सेकंड पॉइंट, दैट इज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड पीस। ये मेरे को कंफर्म पता है कि ये होना चाहिए, तो दो, तो यानी कि जो बी ऑप्शन है दैट इज एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास बचे ए, सी और डी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। द सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ 14 मेंबर्स। ये भी सबको पता होता है ऑलमोस्ट कि देयर आर नॉट 14 मेंबर्स, 14 मेंबर वहां पर नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी का ये थर्ड ऑप्शन यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी। ठीक है, तो अब हम वी विल सी वन और टू और सॉरी, अब हमारे पास ना तो बी ऑप्शन है ना तो हमारे पास सी ऑप्शन है। नाउ वी हैव ए एंड डी, सो नाउ वी विल रीड द फोर्थ पॉइंट। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 3 साल के लिए नहीं होते हैं, दोज आर इलेक्टेड फॉर 2 years। तो मेरे को फर्स्ट का नहीं पता था, लेकिन मेरे को अब बी, सी और डी एलिमिनेट करके पता चल गया कि इसका ऑप्शन अब ए के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो दिस इज हाउ आई टैकल द क्वेश्चंस। मे बी हमको कई बार सही आंसर नहीं पता होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हमें गलत आंसर या फिर थ्रू द मीडियम ऑफ एलिमिनेशन वी नो
कि गलत आंसर क्या है। सो इसी के साथ ये पार्ट ऑफ 2019 इज completed, in which I have explained these 13 questions how I am going to attempt। ठीक है। तो ये सीरीज जो मैंने शुरू की है, इसका मेन रीजन एक एक चीज को एक्सप्लेन करना ना हो, कि जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। बस आपको ये सिखाना है कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इससे आप इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन वीडियोस के थ्रू आप इजीली अपनी क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर पीवाईक्यूज को रिवाइज कर सकते हैं। और ये आपको रिवाइज करने में बहुत फायदा देंगे, चीजों को समझने में बहुत फायदा देंगे, और आपको कौन से साइड माइंड सेट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें सिखाने की मेरी ये कोशिश, ये एक सीरीज है। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस। So wait for the next. We will meet in the next part, which is the part 2 of 2019 PYQs. All the best for your exam.